अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बिट्स के ताल्लुक से, यानी कि प्रैक्टिस बिट्स के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, इंसान की जिस्मानी अफजाइश और जहनी सलाहियतों की कुदरती नशोनुमा की वो हालत जिसके बाद इसमें मज़ीद कोई अफजाइश और फ़रोग़ नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तवारुस, ऑप्शन बी है माहौल, ऑप्शन सी है पुख्तगी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तवारुस जिसे हेरिडिटी कहते हैं, माहौल एनवायरनमेंट, पुख्तगी मैच्योरेशन, इनमें से नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, सोच के बोलिए। राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पुख्तगी। डियर फ्रेंड्स, पुख्तगी किसे कहते हैं? पुख्तगी जिस्मानी या ज़हनी नशोनुमा का आखिरी मरहला होती है। डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपने मैच्योरेशन यानी कि पुख्तगी के ताल्लुक से आपके ट्रेनिंग पीरियड्स में आपने इसके ताल्लुक से पढ़ा था। हम थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इंसान के जिस्म का नमू दौरान हमल से शुरू हो जाता है, लेकिन ये मुसलसिल चलने वाला अमल नहीं है। नमू जो होता है वो मुसलसिल चलने वाला अमल नहीं है, बल्कि एक उम्र तक चलकर मुकम्मल हो जाता है। माहौलियती और तवारुस से मुतासिर होकर ये तब्दीलियाँ होती हैं और इस पर मुनसर करती हैं। लड़के और लड़कियों का जिस्मानी नमू भी एक उम्र तक जाकर मुकम्मल हो जाता है। दिमाग और जहनी सलाहियतों में होने वाली कुदरती तब्दीलियाँ भी एक मुय्यन उम्र तक पहुँचकर मुकम्मल हो जाती हैं। इंसान के इसी जिस्मानी जहनी नमू और नशोनुमा की हालत को पुख्तगी कहते हैं, यानी कि मैच्योरेशन कहते हैं। वोल्फ एंड वोल्फ के मुताबिक पुख्तगी के माने नशोनुमा की उस मुतय्यन सतह से है जिसमें बच्चे उस कामों को करने के काबिल हो जाते हैं जिन्हें इस सतह से कब्ल नहीं कर सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं, नशोनुमा और नमू के कई मरहले हैं और हर मरहले की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर दौरान हमल ये काम शुरू हो जाता है और एक मुतय्यन वक्त के बाद ही बच्चे की पैदाइश होती है और ये मुतय्यन वक्त ही उस मखसूस आज़ा की पुख्तगी कहलाती है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, नशोनुमा में किसका असर पड़ता है? ऑप्शन ए माहौल, ऑप्शन बी तवारुस, ऑप्शन सी माहौल और पुख्तगी, ऑप्शन डी माहौल और तवारुस। सोचिए, सोच कर बोलिए। नशोनुमा में किसका असर पड़ता है, यानी कि कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या हैं, वजह क्या है, किस वजह से नशोनुमा होती है, क्या वजह है कि आपकी नशोनुमा होती है? राइट, सोचिए। राइट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माहौल और तवारुस। डियर फ्रेंड्स, ये बात आप नोट कर लें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि नमू और नशोनुमा को असरअंदाज करने वाले अवामिल दो हैं, वो है तवारुस और माहौल। करेक्ट आंसर है डी माहौल और तवारुस। हमेशा ये ज़ेर बहस रहा है कि कौन से अवामिल हैं जो नशोनुमा को असरअंदाज करते हैं, और ये बात सामने आई कि नशोनुमा के जो बुनियादी अवामिल हैं वो हैं तवारुस और माहौल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वो सारी खुसूसियात जो इंसान अपनी नस्ल, आबा व अजदाद और वालिदैन से हासिल करते हैं ये कहलाता है। ऑप्शन है माहौल, ऑप्शन बी तवारुस, ऑप्शन सी नमू, ऑप्शन डी है तवारुस और माहौल। सवाल फिर से पढ़ते हैं, वो सारी खुसूसियात जो इंसान अपनी नस्ल, आबा व अजदाद और वालिदैन से हासिल करते हैं ये कहलाता है। सोचिए, सोच के बोलिए। राइट, करेक्ट आंसर है बी तवारुस। तवारुस किसे कहते हैं? चलिए थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग के पीरियड में इसको पढ़ा था, अब हम उसका थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तवारुस उमूमन ये कहा जाता है कि बच्चे का रंग व रूप, जहन और मिजाज में वो अपने वालिदैन की तरह होते हैं। ये अनासिर सिर्फ वालिदैन ही नहीं, बल्कि इसको यूँ कहें कि आबा व अजदाद, नस्ल, वालिदैन, जीन्स की शमूलियत है। लेकिन बाज़ औक़ात इसके बरक्स भी होता है, जैसे कुन जहन माँ बाप के बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं, कुन जहन माँ बाप के बच्चे ज़हीन होते हैं। इसकी वजह यह है कि बच्चों को ये खुसूसियात सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि इसके आबा व अजदाद से भी मिलते हैं। इसलिए तवारुस आम ज़बान में इंसान की पैदाइशी खुसूसियात को कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने तवारुस की तारीफ़ इस तरह की है, वालिदैन के जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को बच्चों में मुंतकिल होना ही तवारुस कहलाता है। पीटरसन के लफ्ज़ों में इंसान वालिदैन के ज़रिए आबा व अजदाद की जो खुसूसियात हासिल करता है इसे तवारुस कहते हैं। वुडवर्थ के मुताबिक तवारुस में वो सभी बातें शामिल हैं जो ज़िंदगी की शुरुआत करते वक्त, पैदाइश के वक्त नहीं बल्कि पैदाइश से 9 माह क़ब्ल क़रारे हमल के वक्त मौजूद होती हैं। खुलासे कलम ये है, इस तरह तवारुस का मतलब वो सारी खुशियात से है
जो इंसान अपनी नस्ल, आबा व अजदाद और वालिदैन से हासिल करते हैं। अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है, इनमें से ये तवारुस का कानून नहीं है। ऑप्शन है लॉ ऑफ रेजम्बलेंस, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऑप्शन डी है लॉ ऑफ रेडिनेस। ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेजम्बलेंस, जिसको उर्दू में मुशाबहत का कानून कहते हैं। ऑप्शन बी है लॉ ऑफ वेरिएशन, तगय्युर का कानून। ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिग्रेशन, मुराजियत का कानून। ऑप्शन डी लॉ ऑफ रेडिनेस, कानून आमादगी। सोचिए, सोच के बोलिए, इनमें से ये तवारुस का कानून नहीं है। राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉ ऑफ रेडिनेस। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 3 भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, ये 3 के 3 भी तवारुस के कानून हैं। हमें सवाल में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा तवारुस का कानून नहीं है। तो लॉ ऑफ रेडिनेस ये तवारुस का कानून है, बल्कि ये क्या कानून है, लॉ ऑफ रेडिनेस का ताल्लुक सीखने का, यानी कि लर्निंग से है। राइट, थॉर्नडाइक के जो क़वानीन हैं, मतलब कानून आमादगी, लॉ ऑफ रेडिनेस, याद आ रहा है आपको? राइट, तो लॉ ऑफ रेडिनेस का ताल्लुक सीखने से है, लर्निंग से है, जबकि बताया गया ऊपर ऑप्शन ए, बी, सी, इन 3 ऑप्शन का ताल्लुक तवारुस से है, इन तीनों का ताल्लुक तवारुस से है, लिहाजा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डियर फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों कानून का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुशाबियत का कानून, यानी कि लॉ ऑफ रेजम्बलेंस। मुशाबियत का लफ्जी माने है एक तरह का होना, और मुशाबियत के कानून के मुताबिक जैसे वालिदैन होते हैं वैसे ही औलाद होती है। बच्चे का रंग व रूप, कद व कामत और जहानत अपने माँ बाप की तरह होता है। जहीन माँ बाप के बच्चे जहीन और कुन जहन माँ बाप के बच्चे कुन जहन होते हैं। राइट, बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ, तगय्युर का कानून, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। इस कानून के मुताबिक बच्चा अपने वालिदैन से पूरी तरह मुशाबिहत नहीं रखते, बल्कि इनमें कुछ न कुछ फ़र्क होता है। एक वालिदैन के तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते, इनकी जहानत, रंग व रूप, कद-ओ-क़ामत में फ़र्क पाया जाता है। इनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत भी मुख्तलिफ होती है। राइट, बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ, मराजियत का कानून, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। इंसान के अंदर 2 खुसूसियात पाई जाती हैं, एक उमूमी और दूसरी खुसूसी। इस कानून के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन से सिर्फ उमूमी खुसूसियात ही हासिल करते हैं, इसलिए तवारुस की जिबलत उमूमी यानी औसत की जानिब होती है। डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, साइकिल चलाने का ताल्लुक हस्ब ज़ैल में से किससे है? ऑप्शन ए ग्रॉस मोटर स्किल से, ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन डी सेफालोकेडल। सेफालोकेडल का मतलब क्या है? सर से पैर की तरफ बढ़ने वाली नमों को सेफालोकेडल कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल किसे कहते हैं? सेंटर से पेरीफेरी, यानी कि बाहर की तरफ बढ़ने वाली नमों को क्या कहते हैं? वो डायरेक्शन को प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं? हर वो काम जिनको करने के लिए हमें बड़े मजल्स की ज़रूरत होती है, बड़े उजलात की ज़रूरत होती है, बड़े उजलात की हेल्प लेनी होती है, जैसे कि पैरों की या हाथों के बड़े उजलात की मदद लेनी होती है, उनको क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। राइट, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। छोटे उजलात की मदद से जो काम किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। अब यहाँ पर साइकिल का चलाने का ताल्लुक किससे हो सकता है? सोचिए आप, साइकिल चलाने का ताल्लुक हस्ब ज़ैल में से किससे है? ये तो मोटर स्किल है, लेकिन कौन सी मोटर स्किल है? ग्रॉस है, फाइन है? सोचिए, सोच के बोलिए। राइट, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रॉस मोटर स्किल है। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए हम क्या करते हैं? पैरों की बड़ी मजल का इस्तेमाल करते हैं, पैरों की बड़ी मजल यानी कि पैरों के बड़े उजलात का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा साइकिल चलाने का ताल्लुक कौन से मोटर स्किल से? ग्रॉस मोटर स्किल से। डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स की मज़ीद एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? स्विमिंग हो सकती हैं, सीढ़ी चढ़ना हो सकता है, चलना हो सकता है, रनिंग हो सकता है, रस्सी कूदना हो सकता है। ये तमाम जो एग्जाम्पल्स मिसालें मैंने दी हैं, इन तमाम का ताल्लुक किससे? ग्रॉस मोटर स्किल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स आपको समझ में आई होगी। राइट, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल में से किसकी नशोनुमा के लिए मिट्टी, क्ले से बच्चों को प्राइमरी सतह पर खिलाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रॉस मोटर स्किल के लिए, ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमोडिस्टल के लिए, ऑप्शन डी सेफालोकेडल के लिए। राइट, सोचिए, हस्ब ज़ैल में से किसकी नशोनुमा के लिए मिट्टी यानी कि क्ले से बच्चों को प्राइमरी सतह पर खिलाया जाता है? कौन सी मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों को मिट्टी में खिलाया जाता है? सोचिए। राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये बात नोट कर लें, बच्चों के अंदर प्राइमरी सतह पर
मट्टी क्ले से इसलिए खिलाया जाता है ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो सके। फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे काम जिनको करने के लिए हमें छोटे उजलात की मदद लेनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसा कि पेन पकड़ना, लिखना, या मट्टी के खिलौने बनाना, या मट्टी से खेलना। बहरहाल इन तमाम मिसालों के ज़रिए हम क्या करते हैं? बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आपको बात समझ में आई होगी। राइट, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डियर फ्रेंड्स, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स को समझने के लिए एक और मिसाल को उसके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर चावल का एक दाना हमें 2 उंगलियों में पकड़ना है। मतलब चावल के एक लड़का है, चावल के एक दाने को 2 उंगलियों में पकड़ता है। तब यहाँ पर कौन सी मसल्स का इस्तेमाल हुआ है? कौन से मोटर स्किल का इस्तेमाल हुआ है? ग्रास मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हुआ है या फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल हुआ है? राइट, फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल हुआ है। फ़र्ज़ करो एक लड़का चावल के थैले को 2 हाथों से पकड़ता है, तब इस मिसाल में कौन से मसल्स का इस्तेमाल हुआ या कौन से मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हुआ? चूँकि हाथ के 2 बड़े मसल्स का इस्तेमाल यहाँ पर चावल के थैले को उठाने के लिए किया जाता है, या चावल के थैले को उठाना उतना आसान काम नहीं। जितना चावल के दाने को उठाने का चावल के दाने को उठाना आसान है, चावल के थैले का वज़न ज़्यादा होता है। इसको उठाने के लिए भी ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होती है, इसलिए हम बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों हाथों की बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि बड़े उजलात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं? चावल के थैले को उठाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। जबकि चावल के दाने को 2 उंगलियों की मदद से जब हम पकड़ते हैं, तब यहाँ पर हम फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, या इस मिसाल में जो मोटर स्किल इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।